नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आज देश की राजनीति में एक अध्याय का अंत हो गया। देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत ही मजबूती के साथ राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले नेता मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो गया। गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करने वाले नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की आवाज आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्यार से नेताजी, प्यार से धरती पुत्र, जन जन के नेता, जमीन से जुड़ा कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व को जो भी पक्ष जिस अंदाज में पसंद आया, वो आज नेताजी को उसी तौर पर याद कर रहा है। सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ते नेताजी के कद ने कैसे नए आयाम हासिल किए, राष्ट्र की आवाज के जरिए आज मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध तेज हो गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर तबाही का मंजर है। रूस इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया को कनेक्ट करने वाले पुल को उड़ा दिया है। रूस भड़क गया है। सोमवार को सुबह सुबह ही रूसी हमले ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन पर तेज रूसी हमले के बाद परमाणु युद्ध का खतरा पूरी दुनिया की नींद उड़ा रहा है। कैसे रूस यूक्रेन युद्ध और विनाश की तरफ बढ़ रहा है, आज मैं आपको इस युद्ध का अपडेट भी दूंगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली का दौर है। आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान में राजनीतिक हालात भी अच्छे नहीं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच तनातनी का दौर इस समय चल रहा है। इमरान खान किसी भी कीमत पर शहबाज को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। शहबाज सरकार ने इमरान को गिरफ्तारी का डर दिखाया, इमरान पर केसों का बोझ बढ़ा दिया। इमरान पहले तो डरे रहे, अब इमरान खान ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। शहबाज सरकार कुछ करे उससे पहले ही जेल भरो अभियान का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की राजनीति में मचे घमासान के बारे में आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज देश ने एक दिग्गज नेता खो दिया। जमीन से जुड़ा एक जमीनी नेता देश ने खो दिया। समाज के निचले पायदान से सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय करने वाला एक नेता आज देश ने खो दिया। नेताजी की देसी पहनावा, नेताजी की देसी बोलचाल, नेताजी का देसी अंदाज, बुलंद देसी पहचान, जिसके व्यक्तित्व में देश झलकता था, जिनके व्यक्तित्व से अपनापन झलकता था, जिनसे समाज का गरीब पिछड़े वर्ग तो कनेक्ट करता ही था, अमीर और अगड़े भी उन्हें अपना हितैषी मानते थे। रिश्तों के जादूगर एक बार किसी से मिल लेते, उसे हमेशा याद रखते, आगे जब भी मुलाकात होती नाम से पुकारते थे, एक अपनापन का एहसास जागाते थे। एक अलहदा शख्सियत थे मुलायम सिंह यादव, जन नेता, जमीन से जुड़ा नेता, जिनको मैंने बेहद करीब से देखा। मुलायम सिंह यादव करीब को जाना, उनके साथ वक्त बिताने का मुझे काफी वक्त भी मिला। जब हम जमीनी जन नेता की बात करते हैं तो सही मायने में मुलायम सिंह यादव इसकी मिसाल हुआ। मैं आपको मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व को उनके नाम से, शब्दों के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। शुरुआत उनके नाम के पहले अक्षर से करते हैं, एम से। मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी मुलायम सिंह यादव सिद्धांतों के आदमी थे। समाजवाद,
सेकुलरिज्म के सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के बुनियादी थे। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होते ही मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में कदम रखा। राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श माना, गुरु माना, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े। राम मनोहर लोहिया भी उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। समाजवादी विचारधारा को लेकर मुलायम सिंह यादव के समर्पण ने राम मनोहर लोहिया को और ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को आगे बढ़ाने का भरपूर मौका दिया। पहली बार विधायक बनने का मौका राम मनोहर लोहिया ने दिया था और मुलायम सिंह यादव विधायक बने थे। राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर जीतकर साल 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। यह मुलायम सिंह यादव के सियासी सफर की शुरुआत थी। विचारधारा और जनता का साथ था। मुलायम कभी नहीं पलटे, कभी नहीं रुके, लगातार आगे बढ़ते रहे। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते गए। मुलायम जनता का भरोसा जीतते गए। विधानसभा चुनाव हो या संसदीय चुनाव, मुलायम सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे। ऐसा विचारधारा के प्रति ईमानदारी और सिद्धांतों के प्रति समर्पण से ही संभव है। मुलायम सिंह यादव का सफल सियासी सफर इसकी तस्दीक भी करता है। साल 1967 से लेकर साल 1974, साल 1977, साल 1985, 1989, 1991, साल 1993 और साल 1996 में मुलायम सिंह यादव लगातार जीत हासिल करने के बाद विधानसभा पहुंचे, विधायक चुने गए। ऐसी शानदार पारी मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव में भी खेली। वो पहली बार साल 1996 में सांसद बने, फिर साल 1998 में, फिर साल 1999 में, फिर साल 2004 में, फिर 19 में, 2014 में और अब 2019 में भी वो सांसद थे। मुलायम सिंह यादव लगातार 7 बार सांसद रहे हैं, विजय होकर संसद पहुंचे हैं। जनता ने उन्हें अपना सांसद चुना। इस बीच मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, पहली बार साल 1989 से साल 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो साल 1993 से 1995 तक बने और तीसरी बार साल 2003 से लेकर साल 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। इसी बीच साल 1996 में जब केंद्र में देवगौड़ा सरकार बनी तब मुलायम सिंह यादव उसमें देश के रक्षा मंत्री बने थे और उन्होंने देश के लिए बेहतरीन काम किया था। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका भी मुलायम सिंह यादव को मिला। कुछ सियासी वजहों से वो देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाए। बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव की शख्सियत उन्हें देश के शीर्ष नेताओं में शुमार करती है। मुलायम की शख्सियत मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों पर टिकी नजर आती है, समाजवाद और सेकुलरिज्म। यानी मुलायम सिंह यादव की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को समान रूप से स्वीकार करता है, जिन्हें दोनों धर्मों के लोग ने भरपूर प्यार दिया है, समर्थन दिया है, अपनाया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उनके नाम के दूसरे अक्षर यू की डिकोड करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। अनमैच्ड पर्सनैलिटी। हिंदुस्तान की राजनीति के बिल्कुल अलग शख्सियत रहे हैं मुलायम सिंह यादव। उनके जैसे दूसरी शख्सियत मौजूदा दौर में मुझे तो कम से कम नजर नहीं आती है। जिस तरह का संतुलन उनके राजनीतिक जीवन में दिखता है वैसा किसी में नहीं दिखता। राजनीतिक तौर पर उनके धुर विरोधी भी उनसे दूरी महसूस नहीं कर पाते। सिद्धांतों में फर्क, सियासी मतभेद एक तरफ, सामाजिक शिष्टाचार एक तरफ, निजी रिश्ते दूसरी तरफ, एक शानदार संतुलन। मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व की यही खूबसूरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनसे जोड़ती। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव के रिश्तों ने सबको हैरान कर दिया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को फिर चुने जाने का आशीर्वाद देकर पूरे सदन को हैरान कर दिया था। साथ में बैठी सोनिया गांधी भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि सदन में मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में
उस वक्त क्या कुछ कहा था। सदन चलाना बहुत कठिन काम है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं इतने पूरे सदन के नेताओं को, सदस्यों को संतुष्ट करना, ये बहुत कठिन काम है और सबको संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता है। हमें तो अनुभव है लोगों से जब बात करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहें कि आपने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए प्रयास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया और आपने जिस तरह को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है। ये मुलायम सिंह यादव की शख्सियत है कि लोकसभा में किस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे। वैचारिक मतभेद को कभी भी रिश्तों पर हावी नहीं होने देते थे मुलायम सिंह यादव। इससे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम से उनके रिश्तों के आधार को भी समझा जा सकता है। काशीराम को संसद पहुंचाने में मुलायम सिंह यादव की भूमिका को लेकर कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1991 में काशीराम मुलायम के गढ़ में इटावा से जीतकर संसद बने। मुलायम सिंह यादव ने उनके चुनाव की पूरी तैयारी अपने जिम्मे रखी, काशीराम का पूरा ख्याल रखा। इलाके के लोग बताते हैं कि होटल के मालिक से मुलायम सिंह यादव रोज फोन करके पूछते थे कि काशीराम जी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान रखा आपने, वो हमारे मेहमान हैं। वो वक्त था जब राम मंदिर मुद्दा बेहद गर्म था। मुलायम का समर्थन काशीराम की जीत की बड़ी वजह बनी थी। इसके अलावा उनके नाम का एक और अक्षर है एल, स्टैंड फॉर लिविंग कैरेक्टर। मुलायम सिंह यादव का प्यारा व्यक्तित्व सबको अपनी ओर खींचता है। उनका सहज स्वभाव उन्हें आम जनता से जोड़ता था, जो उन्हें धरती पुत्र की पहचान देता था। गांव देहात का एक साधारण आदमी और वो मुख्यमंत्री बनता है तो हर किसी को अपनापन महसूस कराता है। जब मुख्यमंत्री की व्यक्तित्व इसकी इजाजत देता है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि जितना प्यार, जितना सम्मान किसी बड़ी शख्सियत को आंखों में झलकता है, आम लोगों को कनेक्ट करने में काम करता है। मुलायम सिंह यादव के अंदर ऐसी खासियत थी, इसी वजह से उन्हें धरती पुत्र नाम दिया गया। मुलायम जमीनी पकड़ वाले नेता थे। उन्होंने इतना वक्त जनता के साथ बिताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर जिले में इतना ज्यादा वक्त दिया कि जब वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से गुजरते थे तो नीचे के गांव का नाम बताते थे, लोकेशन बताते थे। नेताजी को इतनी पहचान है। उनके खासियत में राष्ट्र की आवाज के जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं। जब कोई उनसे एक बार मिल लेता था तो दूसरी बार उसको नाम से बुलाते थे। और मुलायम सिंह यादव की यह खासियत थी कि कोई भी शख्स किसी भी गांव का रहने वाला हो, सिर्फ नाम से बुलाते थे कि फलाने जिले के फलाने गांव से फलाना आदमी आया है, आप आइए। यह मुलायम सिंह यादव की खासियत थी और अब तक यही अंदाज उनका रहा। चूंकि उत्तर प्रदेश को मैंने लंबे वक्त तक करीब से देखा है, जाना है, समझा है। नेताजी से जो एक बार मिल लिया वो उनका होकर रह गया। और उनकी यही सबसे बड़ी खासियत थी कि उनकी याददाश्त इस उम्र में भी सबसे ज्यादा मजबूत। वैसे तो मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व फ्लेक्सिबल था, लेकिन कुछ निजी मुद्दों पर वो अड़ जाया करते थे, ठान लेते थे। उनकी यही अड़ियल रवैया उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गया। यही खासियत उनकी रही। यानी लड़ना, भिड़ना, अड़ना नेताजी के स्वभाव में था। चूंकि वो पहलवानी कर चुके थे, दांव पेच जानते थे। राम मनोहर लोहिया के बाद मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़े, लेकिन उनके बेटे अजीत सिंह के साथ उनकी नहीं बनी। अजीत सिंह ने साल 1987 में उन्हें विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया, उन्हें लोकदल के बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया।
इसका बदला मुलायम सिंह यादव ने साल 1989 में लिया, जब उत्तर प्रदेश में भी नतीजे जनता के पक्ष में आए थे तो चौधरी अजीत सिंह का मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन मुलायम सिंह यादव का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए जाना था। लेकिन मुलायम सिंह यादव अड़ गए, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, उन्हें चंद्रशेखर का समर्थन मिला। मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी तरीके से साल 1993 में मुलायम सिंह यादव फिर अड़े, फिर उन्होंने ठान ली बीजेपी को यूपी की सत्ता से काबिज होने से रोकना है और फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। यह मुलायम सिंह यादव की खासियत थी कि जो चीज ठान लेते थे या जिस चीज पर अड़ जाते थे वो अपनी बात मनमा कर रहते थे। चूंकि गांव से जुड़े थे, देसी अंदाज था और अपने विरोधियों को चारों खाने चित करने का उनका अंदाज बेहद निराला था। अब मुलायम सिंह यादव में वाई का नाम भी आता है, यूथ फर्स्ट। मुलायम सिंह यादव हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाते थे, यूथ को आगे बढ़ाते थे। मुलायम सिंह युवा शक्ति पर भरोसा करते थे, हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाते थे। अपनी पार्टी हो या सरकार हो, मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने आसपास युवा कार्यकर्ता, युवा कर्मचारी, युवा पत्रकारों को अहमियत देते थे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते थे। मैं नेताजी के करीब तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को जानता हूं जो मेरे बेहद करीबी हैं, जो नेताजी के बेहद करीबी हैं, यंग हैं। किसी को यूनिवर्सिटी से उठा के उसको यूथ का प्रेसिडेंट बनाकर राज्यसभा भेज दिया, किसी यूथ को उठा के उन्होंने राज्य मंत्री बना दिया, एमएलसी बना दिया। यानी नेताजी को जो पसंद आ गया, नेताजी उस पर दांव खेलते थे और उस पर भरोसा करते थे। और ऐसे लोग आज भी जब उनको खबर मिली या जब बीमार थे तो वो लोग अस्पताल के बाहर आज भी मौजूद रहे। सबकी आंखें नम हैं। जब से नेताजी के बारे में, उनके मौत के, उनके देहांत की खबर मिली है, कई फोन ऐसे उनके करीबियों के लगातार हमसे भी बातचीत हो रही है जो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हैं, जो मुलायम सिंह यादव के साथ रहने वाले यूथ हैं, जो आज रो रहे हैं, गमगीन हैं। मैं ऐसे बहुत सारे नेताओं को जानता हूं जो सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी हैं, जो आज नेताजी को याद करके गम मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आज राजनीति के इस मंच पर है तो बिकॉज ऑफ मुलायम सिंह यादव। मोदी सरकार के मंत्री आज रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरा कोई गुरु है तो मुलायम सिंह यादव। जरा सोचिए, और राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने दर्शकों को बता दूं कि मुलायम सिंह यादव हर किसी के खास नेता रहे हैं। उनके नाम के शब्द में एन भी आता है, एडॉप्टेबल पर्सन। मुलायम सिंह यादव कुछ मामलों में अड़ियल थे तो कई मामलों में एडॉप्टेबल भी थे। वे हालात के मुताबिक समझकर फैसला लेते थे। यह मुलायम सिंह यादव की खासियत बता रहा हूं। बात के दौर में कई बार उन्हें अपने बेटे अखिलेश यादव के हिसाब से फैसले लेते देखा। लालू प्रसाद यादव उन्हें परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेने वाला नेता मानते थे। तब जाकर मुलायम ने अखिलेश और रामगोपाल के खिलाफ नरम रुख अख्तियार किया था। यानी घर में भी वो इसी तरीके से फैसला लेते। मॉडर्न अप्रोच मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व की खासियत थी। वो जमीनी नेता थे, आधुनिक सोच को अहमियत देते थे, समाज के अंदर होने वाले बदलाव पर उनकी पैनी नजर होती थी, युवाओं की पहली पसंद नापसंद की पूरी समझ रखते थे और वो चाहते थे कि यूथ क्या चाहता है। सैफई में फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा हर किसी को हैरान करता था। पूरा बॉलीवुड सैफई महोत्सव जुटता है। इस पर सियासत भी जोरदार होती रही है, लेकिन सैफई कार्यक्रम का इंतजार हर किसी को होता था। इस परंपरा की शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने की थी अपने खास दोस्त के साथ मिलकर। मुलायम सिंह की सहमति से अमर सिंह, अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी फिल्मी हस्तियां समाजवादी पार्टी के बेहद करीब रही थी। यह मुलायम सिंह यादव की आधुनिक सोच को दिखाता है कि इस तरीके से मुलायम सिंह का नाम उनके व्यक्तित्व को समेटे हुए है। ये तस्वीरें मैं आपको सैफई महोत्सव की दिखा रहा हूं। मैन ऑफ प्रिंसिपल,
सिद्धांतों वाला आदमी, समाजवाद, सेकुलरिज्म, अनमैच्ड पर्सनैलिटी, अलहदा शख्सियत, सामाजिक सौहार्द विरोध के नाम पर संबंध बनाने वाले मुलायम सिंह यादव, लविंग, धरती पुत्र, एडमेंट, अडिंग अड़ियल, यूथ फर्स्ट, यूथ को मौका देना, अनअडेप्टेबल पर्सन, परिस्थितियों के हालात के मुताबिक बदलने वाला, मॉडर्न अप्रोच, सैफई अमर कनेक्शन। ये मुलायम सिंह यादव का नाम की मीनिंग्स राष्ट्र की आवाज की टीम ने की है। और राष्ट्र की आवाज की टीम जो है वो सुबह से ये कोशिश करती रही कि इसको किस तरीके से अलग दिखाया जाए। मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार स्क्रीन पर लाए, मुलायम सिंह यादव की डेफिनेशन हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये राष्ट्र की आवाज की टीम ने बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद इस शो का ताना बाना बुना और उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। और आज की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यूक्रेन में हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। तीसरे विश्व युद्ध की खतरा दुनिया पर बहुत तेजी से मंडरा रहा है। कैसे, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चल रहा युद्ध विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन के हमले से रूस भड़क गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। सोमवार की सुबह से ही रूसी सेना ने हमला और ज्यादा तेज कर दिया है। हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में तबाही का मंजर बना हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन परमाणु हमले की खबरें हैं। पुतिन परमाणु हमले की प्लानिंग में बिजी बताए जा रहे हैं। पुतिन सेना और खुफिया विभाग के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। पुतिन की परमाणु युद्ध वाली प्लानिंग दुनिया की नींद उड़ा रही है। कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू तो नहीं होगा। यूक्रेन पर बौखलाए हैं पुतिन। केर्च ब्रिज पर हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर। रूस ने यूक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। कीव सहित यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला। धरती से यूक्रेन का नामो निशान मिटाना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन। परमाणु हमले की चिंता में डूबी दुनिया। केर्च ब्रिज टूटने पर यूक्रेन ने जताई थी खुशी। रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था केर्च ब्रिज। ये जलती हुई गाड़ियां और ये धुआं माहौल, ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं। बर्बादी का ये आलम बता रहा है कि यूक्रेन पर पुतिन का गुस्सा फूटा है। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर ब्लास्ट के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुतिन अब यूक्रेन के शहरों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में रूस की सेना ने एक लंबे अरसे के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला बोला है। ये जलती हुई गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, ये रूसी हमले का शिकार हुई हैं।
और सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि रूस की सेना ने पोलैंड सीमा पर स्थित लवीव, जैटोमयर, खमेलनिट्स्की, ज़ैपोरिज्जिया समेत कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया है। दरअसल केर्च पुल के टूटने के बाद यूक्रेन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। यूक्रेन के लोगों ने जलते हुए केर्च ब्रिज की तस्वीरों के साथ सेल्फी ली थी। हद तो तब हो गई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने ब्रिज टूटने के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस में एडवाइजर हेड माइखाइलो पोडोलियाकी ने ट्वीट कर कहा कि ये तो बस शुरुआत है। क्रीमिया ब्रिज शुरुआत है। रूस को यूक्रेन से चुराई गई हर चीज वापस करनी होगी। हर अवैध चीज नष्ट होगी। हर उस चीज को खारिज किया जाएगा जिस पर रूस ने कब्जा जमाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन की तरफ से आए इस बयान ने पुतिन के गुस्से के आग में घी डालने का काम किया। एक तो पुतिन पहले से ही युद्ध के लंबा खिंचने की वजह से बौखलाए हुए हैं। ऊपर से यूक्रेन में केर्च ब्रिज टूटने पर उठे अट्टहास ने माहौल को और गर्म कर दिया। पुतिन ने केर्च ब्रिज के टूटने को आतंकी हमला बताया और यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहरों पर हमला बोल दिया। Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики, спецслужбы. अब जरा ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। इन तस्वीरों में आपको एक पुल दिख रहा होगा। लेकिन अगले ही पल यहाँ एक मिसाइल से अटैक होता है और हर तरफ आग ही आग फैल जाती है। ये तस्वीरें भी कीव की हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये यूक्रेन के ज़ैपोरिज्जिया शहर की तस्वीरें हैं। हर तरफ बर्बादी का आलम है। आग बुझाते पुलिसकर्मी हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। टूटे हुए मकान हैं और बिखरे हुए सामान हैं। यहाँ भी रूसी मिसाइलों का कहर बरपा है। Вот, нас там было трое. И потом пошла серия взрывов. И я просто честно не понимала, что происходит. Я пошла, сидела в комнате, там где окно было. И я просто вижу, как летят осколки, слава богу, в меня не попало. И я понимаю, что где-то что-то рядом. Мы все-таки думали, надеялись, что просто где-то здесь рядом взрыв. А потом мне говорят, что нету подъезда. इन हमलों के बाद अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत और 24 अन्य के घायल होने की पुष्टि हुई है। कीव शहर के मध्य में कई मिसाइल अटैक हुए। इन विस्फोटों के बाद 1 घंटे तक कीव में हवाई हमले के सायरन सुनाई देते हैं। इन हमलों से घबराए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन धरती से यूक्रेन का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। Українки. Ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них 2 мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися. जेलेंस्की को चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं। उन्हें चिंता इस बात की है कि पुतिन कहीं बदले की आग में इतना न जल उठें कि वे परमाणु हमला बोल दें। रूस ने अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला बोला तो जो तबाही मचेगी उसके बारे में सोचकर ही पूरी दुनिया आशंकित है।
परमाणु हमले की आशंका इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि केर्च ब्रिज पर हमले के बाद पुतिन अपने साथियों, सेना और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले के बारे में विचार किया है। केर्च ब्रिज टूटने के बाद रूस ने ज़ैपोरिजिया में भी हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि ज़ैपोरिजिया को रूस ने अब अपने कब्जे में लेकर उसे रूस का हिस्सा घोषित कर दिया है। लेकिन बौखलाए पुतिन ने अब ज़ैपोरिजिया पर भी हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि ज़ैपोरिजिया में ही यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यहाँ लगातार हो रहे हमले में यूक्रेन परमाणु विकिरण का खतरा बढ़ गया है। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं। फरवरी के अंत में जंग की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े मिसाइल हमले किए थे। हालांकि कीव के सैनिकों और नागरिकों की तरफ से कड़ी टक्कर मिलने के बाद अप्रैल में रूस ने कीव से अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर से रूस ने कीव पर हमला करना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह से ही कीव पर रूसी रॉकेट बरस रहे हैं। सड़कों, गाड़ियों, बच्चों के पार्क, जहां देखो वहीं रॉकेट के विस्फोट से हुए गड्ढे नजर आ रहे हैं। कीव के कई इलाकों से धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पाकिस्तान की सियासत गर्माती जा रही है। जब से इमरान खान सत्ता से बेदखल हुए हैं, वो लगातार शहबाज शरीफ पर हमलावर हैं। इमरान लगातार शहबाज शरीफ को सत्ता से बाहर करने में जुटे। इमरान को कंट्रोल करने के लिए शहबाज सरकार भी एक्टिव हो गई है। शहबाज सरकार इमरान खान की गिरफ्तारी की योजना में जुटी है। इमरान खान पर दबाव मुकदमों का बढ़ा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी की अटकलें तेज हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने नई चाल चल दी है। इमरान खान ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आजादी मार्च वाला डर दिखाया है। इसके साथ ही इमरान खान ने जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान कर दिया। इमरान पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान का नया पैंतरा। शुरू किया जेल भरो आंदोलन। शहबाज शरीफ के लिए एक और मुसीबत। इमरान की गिरफ्तारी के लिए बन चुका है मास्टर प्लान। इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान में खबर गर्म है कि शहबाज शरीफ उन्हें कभी भी गिरफ्तार करवा सकते हैं। अपनी गिरफ्तारी की अटकलों के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। इमरान खान का यह जेल भरो आंदोलन मौजूदा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ है। इमरान खान ने अपने समर्थकों से जेलों को भरने का आह्वान किया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए और शहबाज शरीफ की सरकार को दबाव में लाने के लिए इमरान खान ने जेल भरो आंदोलन की नई चाल चली है। शनिवार को पाकिस्तान के मियांवाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने पीटीआई समर्थकों को हिरासत में लेने की धमकी देने के खिलाफ संघीय सरकार को चेतावनी दी है।
इमरान खान ने कहा कि वह देश की वास्तविक स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान करते हुए कहा कि लाखों लोग जेलों को भरने के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान को विदेशी फंडिंग मामले में गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है। इससे पहले इमरान खान की पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक शफी, हामिद जमान और सैफ नियाजी को पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी फॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार कर चुकी है। माना जा रहा है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के बाद इमरान खान को भी अगले कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान के ऊपर कुछ भारतीय लोगों से भी चंदा लेने का आरोप है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने इमरान के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तानी सियासत के गलियारों में खबरें तेज हैं कि शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए प्लान बी तैयार किया है। खबरें हैं कि पाकिस्तान सरकार ने तय किया है कि इमरान खान को किसी भी सूरत में आज़ादी मार्च के साथ राजधानी इस्लामाबाद में उसने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब से या रावत टी क्रॉस पर अपना आज़ादी मार्च शुरू कर सकते हैं और अगर वह दक्षिण से राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करनौल में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। अगर वो उत्तर पश्चिम से राजधानी में घुसने की कोशिश करते हैं तो भी उन्हें पकड़ लिया जाएगा। खबरें ये भी हैं कि इमरान अपनी सुरक्षा को लेकर इन दिनों खासे परेशान हैं। उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा है। उन्हें डर है कि कहीं कोई कट्टरपंथी उनकी हत्या न कर दे। इमरान का कहना है कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज उनकी हत्या की साजिश रच रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इमरान खान ने कहा था कि मरियम उनके खिलाफ। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।